जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सुपरटेक के ट्विन टावर्स, जो दो बिल्डिंगें ट्विन टावर नाम से मशहूर है पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में, वो एक ऐसी चीज़ है जो सभी अथॉरिटीज़ के ऑफिसर्स को, नोएडा अथॉरिटी को और जितनी भी लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं उन सब में एक तहलका मचाने वाला एक इवेंट आज की डेट के अंदर अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। मैं आर्किटेक्ट होने के नाते आपको ये बताऊंगा कि क्या ये डेमोलिशन सही है या ये डेमोलिशन गलत है। अगर हम ये देखें कि आर्किटेक्ट के पास जब नक्शा कोई बनने आता है तो वो किन किन चीज़ों का, किन किन मापदंडों पे उस नक्शे को बनाता है, और उन नक्शों को जब लोकल अथॉरिटी पास करती है, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे दिल्ली की कोई अथॉरिटी हो, चाहे किसी भी शहर की कोई अथॉरिटी हो, अगर लोकल अथॉरिटी उस मापदंड पे उसको लेके आती है तो सभी क्राइटेरिया को देखा जाता है, जो लेट डाउन प्रिंसिपल है उन सबको देखा जाता है। लेकिन इन दो ट्विन टावर के दुर्भाग्य ये था कि ये जब बनने शुरू हुए तब हम लोग खुद मैच्योर नहीं थे कि कौन से बायलॉज लगाने हैं और कौन से लॉ लगाने हैं और कौन से लॉज नहीं लगाने हैं। जब नोएडा के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आनी शुरू हुई उस वक्त हमारे पास, अगर मल्टी स्टोरी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो बहुत लिमिटेड लिटरेचर हमारे पास था, और एक एनबीसी का डॉक्यूमेंट था 2005 में जो था, उसके अंदर भी ग्रुप ऑफ द बिल्डिंग, इंडिविजुअल बिल्डिंग और बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में कोई बहुत बड़ी डेफिनेशंस अवेलेबल नहीं थी। ऐसी कंडीशन में जब आर्किटेक्ट काम करता है तो उसके पास एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। 2005 में उन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट की बहुत कमी थी, और उसके बाद इवॉल्व हुआ, पूरा इंडिया ही इवॉल्व हुआ। हाई राइज बिल्डिंग जो इतनी बनती नहीं थी पहले, उस तरीके से पूरे देश के अंदर हाई राइज बिल्डिंग बननी शुरू हुई। जब हाई राइज बिल्डिंग बननी शुरू हुई तो उस वक्त हाई राइज बिल्डिंग के नॉर्म्स में भी रिविजन्स आने शुरू हुए। जैसे जैसे हमें पता चला कि इसमें ये कमी हो सकती है, इसमें ये कमी हो सकती है, उस तरीके से हमने उन कमियों को दूर करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि यूपी एक्ट 75 लगा हुआ था। उसमें ये बताया जाता है कि अगर हम कोई एरिया डेवलप कर रहे हैं तो जो शेयर ओनरशिप है किसी भी आदमी की, जो कंसर्न पर्सन है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, उन लोगों को आप न्यू डेवलपमेंट में हिस्सेदार बनाएंगे। ऐसा एक्ट 75 में अप्रूव हो चुका था, अडॉप्ट किया जा चुका था यूपी में, लेकिन उसको कानूनी जामा, जो असली तरीके से जो कानूनी जामा मिला वो मिला यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 में। अब 2010 में जो एक यूपी अपार्टमेंट एक्ट पास हुआ, उसमें ये कहा गया बड़े क्लियरली कि अगर आप अपने अपार्टमेंट में कोई भी चेंजेस करते हैं, जो चेंजेस हुए अप्रूवल की, जहाँ तक बात है यहाँ लोकल अप्रूवल की, लोकल अप्रूवल लेने में कोई भी इरेगुलरिटीज़ ऑब्जर्व नहीं की गई हैं। लेकिन आप ये देखिए, फायर अथॉरिटी वाले कहते हैं कि 7.5 मीटर का डिस्टेंस चाहिए टावर का, उनका इससे बड़ी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब वो कहते हैं कि हमने प्री अप्रूवल दिया हुआ है, तो प्री अप्रूवल पे उनका कोई ऑब्जेक्शन बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? हम सारी बिल्डिंगों में जिनमें भी पास कराते हैं फायर का, एक प्री अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद बिल्डिंग बनाने के बाद उसका अप्रूवल लेते हैं। मतलब एनओसी अगर सपोज करो मैंने उसको ऑब्टेन कर लिया है और उसके अकॉर्डिंगली मैं बिल्डिंग को नहीं तैयार करता, तो ये मेरा फायर का वायलेशन होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग, तो वो वायलेशन जो था, अभी फायर का वायलेशन कोई भी नहीं था इस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि कंप्लीशन होता और फायर का सब कुछ लगता तो वायलेशन नज़र आता। उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फायर टेंडर के लिए 7.5 मीटर का रोड चारों तरफ होना चाहिए बिल्डिंग में घूमने के लिए, वो अवेलेबल है, दोनों तीनों बिल्डिंगों में अवेलेबल है। तो इसलिए फायर के जो ऑब्जेक्शन आए वो सारे बेसलेस थे। कैसे आए ये मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात ये है कि जो रेजिडेंट हैं एमरल्ड कोर्ट के, उन लोगों ने ये कहा कि हमसे परमिशन नहीं ली गई। ये बिल्कुल ठीक बात है, नहीं ली गई, और ये एस्टेब्लिश लॉ भी था कि परमिशन लेनी चाहिए थी।
लेकिन क्या अथॉरिटी को ये देखना नहीं चाहिए था कि हम किसी को अप्रूवल दे रहे हैं तो वहाँ पर एक नोट लिखना चाहिए था कि हमें आपके लोकल रेजिडेंट जितने भी आज की डेट के को ओनर ऑफ द प्लॉट हैं, को ओनर, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, को ओनर ऑफ द प्लॉट, उनकी परमिशन है। अब अगर सपोज करो अथॉरिटी इस चीज़ की डिमांड किसी बिल्डर से नहीं करती तो इसका मतलब सीधा सा एक ही है कि बिल्डर उसको देगा नहीं। अगर बिल्डर से किसी ने कोई चीज़ मांगी ही नहीं तो बिल्डर उसे देगा ही क्यों, पहली बात, चाहे लॉ कुछ भी हो। लेकिन अथॉरिटी को ये बात माननी चाहिए थी, मंगवाना चाहिए था कि को ओनर की कंसेंट होनी ज़रूरी है। वो कंसेंट नहीं मिली, बिल्डिंग अप्रूव हो गई। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जिन तथ्यों को मैं उजागर कर रहा हूँ उन पर कोई भी रोशनी नहीं डाली गई, कोई प्रकाश नहीं डाला गया, उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बाद जब कोर्ट का वहाँ से ये सुपर टैक्स केस हार गया तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील फाइल की सुपर टैक्स बिल्डर ने। वहाँ पर भी यही सब पॉइंटों को दोबारा से रेज किया गया कि हमसे जब कोई चीज़ मांगी नहीं गई उसको हम देने के लायबल नहीं हैं। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने अपना जो पक्ष रखा, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो स्वेच्छा से काम करती हैं, अपने आप अपने नियम बनाती हैं और अपने आप ही अपने नियमों को आगे बढ़ाती हैं। तो उनके ऊपर कोई भी आदमी क्वेश्चन करता है तो ये कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए बायलॉज पे, अपने ही बनाए एस्टेब्लिश लॉ को कंट्रारी, हम कंट्राडिक्शन में जाते हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें थी कि क्या बिल्डिंगें नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंगली बनी हैं। जब नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंगली बिल्डिंगें बननी थी तो जब उसके नोटिस हम उठाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस वाली बिल्डिंग के अंदर h/2 का डिस्टेंस होना ज़रूरी है। और h/2 का डिस्टेंस होना ज़रूरी इस बिल्डिंग में नहीं, वो पूरे इंडिया की सभी बिल्डिंगों में कहते हैं, क्योंकि NBCC पूरे इंडिया के लिए काम करती है, नोएडा के लिए काम नहीं करती। तो पूरी इंडिया में जितनी भी हाई राइज बिल्डिंगें बनेंगी उनके बीच का डिस्टेंस या तो मिनिमम 16 मीटर होगा या h/2 मीटर होगा। अब अगर इस नॉर्म को हम पूरे इंडिया में अप्लाई करते हैं तो मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम में लिटिगेशन, बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग लिटिगेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पूरे इंडिया के अंदर सभी बिल्डिंगें वायलेट हैं, सारी बिल्डिंगें ही गलत बनी है पूरे इंडिया में। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग के अंदर अगर आप धीरू भाई अंबानी का भी मकान देखें ना, एंटीला, वो भी h/2 के अंदर नॉर्म पूरे नहीं करता। तो इसका मतलब कल हम धीरू भाई अंबानी का मकान तोड़ेंगे क्या? मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि नॉर्म्स इस तरीके से होते हैं जो लोगों को सहूलतें प्रदान करते हैं। नॉर्म्स ऐसे नहीं होते जो पूरे देश को हिला के रख दें। ये वाला फैसला इतना आगे जाके इसके रिपरकेशन होंगे। कल को लोग कहेंगे किदवई नगर तोड़ दो, क्योंकि h/2 है ही नहीं किसी में भी, पूरा किदवई नगर तोड़ना पड़ेगा। कल को हमें पूरा, हो सकता है यहाँ की कितनी ग्रुप हाउसिंग है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, सारी की सारी इस वाले नियम पे वायलेट होती हैं। सारी की सारी सोसाइटियों ने FAR बढ़ाकर लिया, सारे बिल्डरों ने FAR को यूज़ किया, तो वाई सुपर टैक्स ओनली? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कोर्ट को इसको आने वाले टाइम पे जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट को देना पड़ेगा, अथॉरिटी को देना पड़ेगा और सभी लोग जितने कंसर्न हैं उनको ये जवाब देना पड़ेगा। अब आप ये समझिए, हमारे साथ में JP है, JP के अंदर कम से कम 50 टावर ऐसे हैं जो h/2 के प्रिंसिपल पे खड़े नहीं उतरते। तो क्या आज हम उनको सबको तोड़ देंगे? उसका तो बिल्डर भी चला गया, पता नहीं कहाँ, उसने बेच दिया प्रोजेक्ट भी, जिनका पैसा वहाँ फंस गया वो क्या करेंगे? आज मुझे बताइए, अगर कल को मैं कोई आदमी PIL डाल देता है कि जी ये वाले सारे मकान गलत हैं h/2 पे, वाले मकान गलत हैं h/2 पे, किदवई नगर ख़राब है जी h/2 पे, सरोजनी नगर ख़राब है जी h/2 पे, तो क्या हम सबको पैसा देंगे? या हम एक्सचेकर ने जो पैसा दे दिया किदवई में उसको हम कहीं से रिकवरी कर पाएंगे? मेरे ख्याल से इस पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जाएंगी ये बिल्डिंगें पीछे, ये टावर दोनों ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे कि पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, पूरे आर्किटेक्चर इंडस्ट्री को, पूरे जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत बारी सोचना पड़ेगा।